नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के वर्ली सी फेस से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। जी हां, इसलिए ताकि तस्वीरें आपको दिखा सकूं शो में। सबसे पहले अब तक वर्ली सी फेस के पास आप समंदर की लहरें देखा करते थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से कोस्टल रोड तेजी से यहां पर बन रहा है। ठाकरे सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2023 तक गाड़ियां दौड़ाने की पूरी कोशिश हो रही है, तेजी से बनाई जा रही है। और इस पर ताज़ा खबर आज ये है कि मुंबई की अदालत में इस पर रोक की जो याचिका थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी राहत ठाकरे सरकार और बीएमसी के लिए। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस के जो मामले हैं, अगर देश में जो रोजाना आ रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। लेकिन एक चिंता की बात आज केंद्र सरकार की तरफ से आई है, वो ये कि ब्रिटेन से आए 6 यात्रियों में कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट पाया गया है, जिसकी वजह से यूके में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े थे। लेकिन एक राहत की बात केंद्र सरकार ने कही है, वो ये कि जो वैक्सीन है वो इस नए वेरिएंट पर कारगर है। आखिरकार ब्रिटेन से कोरोना वायरस का वो बदला हुआ रूप भारत आ चुका है, जिसका सबको डर था। भारत में अब तक 6 लोग कोरोना वायरस के उसी नए रूप से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से 33,000 यात्री भारत आए। इनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हीं के सैंपल जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए तो 6 सैंपल में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया। कोरोना के नए रूप से संक्रमित मरीजों को अलग आइसोलेशन में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नया वायरस तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ा था। और अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जो ये बताते हों कि कोरोना वैक्सीन इससे नाकाम हो सकती है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जो ये बताते हो कि यह नया स्ट्रेन वैक्सीन को फेल कर देगा, तो यह सबसे अहम बात है। ये नया वेरिएंट ज्यादा फैलता है, इसलिए चिंता की बात है, लेकिन वैक्सीन का असर बना रहेगा। हालांकि सरकार ने एहतियातन कुछ और नए कदम उठाए हैं। 23 नवंबर से ही बाहर से आए यात्रियों की जांच होगी और जो कोरोना संक्रमित निकलेंगे उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही 5% कोरोना मरीजों के नमूने भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। इस बीच दिल्ली जैसे राज्य कोरोना वायरस के इस नए रूप से निपटने की पूरी तैयारी रखने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लहर थी, जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप जिसकी भारत में एंट्री हो चुकी है, ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ाता। फिर भी 2 कारणों से ये चिंता का विषय बना हुआ है। पहला, अगर ये बहुत तेजी से फैलेगा तो संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी और अस्पतालों पर, सिस्टम पर लोड बढ़ेगा। और दूसरा, बेशक ये बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर कोई पहले से ही गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं, वो इसकी चपेट में आ जाएं, तो चिंता का विषय तो है ही। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वैक्सीन के आने से पहले ही ठग सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश के साइबर सेल में जालसाजों की शिकायतें पहुंची हैं। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है साइबर सेल की तरफ से और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अपने देश में इंतजार है। वैक्सीन आए तो इस खतरनाक वायरस से बचाव हो। हर कोई चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन आते ही जल्दी से जल्दी उसका टीका लगवा लिया जाए। लोगों की इसी बेसब्री का फायदा अब जालसाज उठाने में जुट गए हैं। साइबर ठगों ने कोरोना वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर सेल में पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। हमारी फैमिली में ही एक सदस्य को मैसेज आया कि आप 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराइए तो आपको कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो वो किसी भी टाइप का, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो इस टाइप का वैक्सीन बना रही हो कोरोना के लिए। भोपाल में साइबर सेल को ऐसी कई शिकायतें मिली जिनमें कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के मैसेज आए। लोगों से पहले खातों की जानकारी ली गई, फिर OTP मांगकर खाते में सेंध लगा दी गई।
सभी आम जनता से निवेदन है कि ऐसे जो फ्रॉड कॉल्स हैं उनसे बचें, उनको अपनी कोई भी जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में केवल शासकीय माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उस पर ही विश्वास करें। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो साइबर पोर्टल जो है वो 24 घंटे चालू है और साइबर पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं या जो ऑल इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 155260 उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। इस मामले में बाकायदा साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी कर कहा है, किसी अनजान व्यक्ति से अकाउंट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड संबंधी जानकारी साझा न करें। मोबाइल पर आए किसी भी प्रकार के ओटीपी को किसी से शेयर न करें। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा करने वाले किसी भी प्रकार की ऐप को डाउनलोड न करें। इन कॉल्स की जब जांच की गई तो पता लगा कि इनमें से ज़्यादातर कॉल झारखंड के जामताड़ा से किए गए हैं। वैसे फिलहाल वैक्सीन के लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, या आपकी जानकारी के लिए, इसलिए ऐसे फ़ोन कॉल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों में उसके बाद भी कई तकलीफें देखी जा रही हैं और उनमें से एक नई तकलीफ नजर आ रही है महाराष्ट्र में, वो है स्पाइन इन्फेक्शन, शरीर में पस होना। ऐसे कई मामले महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई के नानावटी अस्पताल और औरंगाबाद में इसको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसका सीधा इम्यूनिटी से कनेक्शन है। कोरोना से ठीक होने के बाद बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में संक्रमण या पस भरने के मामले एक नई चिंता पैदा कर रहे हैं। औरंगाबाद में कमर दर्द का इलाज करवाने गई महिला को एमआरआई जांच में पता चला कि उनके शरीर में पस भरा है। उनके शरीर से तकरीबन आधा लीटर पस निकाला गया और उनमें कोविड की एंटीबॉडी मिली है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में 4 हफ्तों में रीढ़ की हड्डी में संक्रमण वाले 6 बुजुर्ग कोविड मरीजों का इलाज हुआ है। फोर्टिस में भी ऐसा एक मामला दिखा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित बताते हैं कि कोविड मरीजों में इम्यूनिटी कम होने से रीढ़ की हड्डी में संक्रमण दिख रहा है। किसी भी अवयव में अगर पस जमा हो रहा है तो उसमें ये तो जरूर देखा जाता है कि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हुई होती है। तो या तो स्वाभाविक रूप से उनके बीमारी की वजह से रोग प्रतिकार शक्ति कम हुई हो, या तो फिर स्टेरॉइड का यूज जो हम लोग कोविड-19 को ट्रीट करने में करते हैं उस वजह से कभी कभी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। दूसरी बात, स्टेरॉइड से शुगर भी जो है वो काफी बढ़ जाती है और ये दोनों चीजें ऐसी है कि बैक्टीरिया को या फंगस को बढ़ने में मदद करती है, इन्फेक्शन फैलने में मदद करती है। अगर ये इन्फेक्शन जाके स्पाइन के अराउंड जमा हो गया तो इसको हम लोग स्पाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। शहर के ऑर्थोपेडिक सर्जन बताते हैं कि ऐसे संक्रमण अस्पतालों से उन मरीजों के भीतर पहुंचते हैं जो लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती होते हैं। कोविड-19 के पेशेंट से लंबे समय तक आईसीयू में रह रहे हैं, कभी 3 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अपने आप में काफ़ी घातक होता है। रीज़न ये कि जो हॉस्पिटल के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये काफ़ी हद तक बहुत सारे दवाओं को रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं ये बैक्टीरियाज कि वो काफ़ी इनका विरुलेंस लेवल ज़्यादा होता है। ऐसे बाहर आप कम्युनिटी में जाएंगे तो ऐसे इन्फेक्शन नहीं होते, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और जहां ये कॉम्प्रोमाइज होस्ट आया, जहां ये कॉम्प्रोमाइज जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ऐसे पेशेंट्स आए और खास करके काफ़ी ज़यीफ होते हैं, काफ़ी ओल्ड एज होते हैं, 80+, 90+। सो ऐसे लोगों में स्पाइन के इन्फेक्शन रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो कोविड मरीजों में स्पाइन इन्फेक्शन भी इम्यूनिटी से जुड़ा है, जो बुजुर्गों में कोविड के दौरान कई कारणों से कम होती है। इसलिए ऐसे संक्रमण भी इन्हें ही घेरते हैं। जानकार बताते हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद शरीर में दर्द जैसी शिकायत को भी हल्के में न लें और जल्द जांच करवाएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रयागराज में 10 जनवरी को शुरू होने वाले माघ मेले में कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि कुंभ मेले के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें पिछले साल 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। कोरोना काल में 61 दिनों तक चलने वाला जो ये माघ का मेला है, उसे कराना सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। महामारी की मुसीबत के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला फिर प्रयागराज में संगम के तट पे होने वाला है। संगम के तट पे 650 हेक्टेयर ज़मीन पे इस बार ये 61 दिन चलेगा। 80 हेक्टेयर ज़मीन पे स्नान के लिए घाट बनाए जाएंगे। लाखों लोगों के इस हुजूम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना कोविड काल का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। 24 एंट्री पॉइंट पे कोरोना का टेस्ट होगा। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कल्पवास कर सकेंगे। हर कल्पवासी का हर हफ्ते कोरोना टेस्ट होगा। संतों के कैंप में रहने वालों की तादाद तय होगी।
संतों के कैंप में हर हफ्ते कोरोना टेस्ट होगा। संत के कैंप में कोरोना मिला तो कैंप बंद होगा। 300 डॉक्टर मेले में तैनात रहेंगे। जिन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस आयोजन से जुड़ने के विषय में विचार करें। मेला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं करवाने की अपनी पूरी रणनीति बनाई है। हमारी ओर से सारी सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को यथावत उपलब्ध कराई जाएंगी। माघ मेले में कल्पवासियों की एक अलग दुनिया होती है। ये पूरे मेले में रहते हैं। पिछली बार 1,36,000 लोगों ने कल्पवास किया था। इस बार ये पूरे 61 दिन यहीं रहेंगे। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं जो मोक्ष की चाह में कल्पवास करते हैं। इस बार उनसे घर में कल्पवास की अपील की गई है। जितने भी टेंट लगाए जाएंगे वो दूरी पर लगाए जाएंगे। जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं उनसे निवेदन है, यदि आप कल्पवास करती हैं तो इस बार निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि यदि अपने घर में ही कल्पवास करो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना काल ज़्यादातर हमारे वृद्ध माताओं को ही खतरा रहता है। संगम के तट पे प्रमुख स्नान के दिन बहुत बड़ा हुजूम उमड़ता है। इतने लोग महामारी के बीच कैसे स्नान करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। इस बार 6 प्रमुख स्नान 10 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कोविड के अलावा उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा चैलेंज है। पूरे मेले की सीसीटीवी की निगरानी होगी, ड्रोन भी रहेंगे और हेलीकॉप्टर पीक डे के दिन हेलीकॉप्टर से भी निगरानी होती है। हम लोग शासन से आग्रह करेंगे कि वो हमें पीक डे के दिन, जिस दिन मुख्य स्नान पर्व होते हैं, उनमें हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराएं। आस्था के आगे इंसान जान का खतरा अक्सर भूल जाता है, लेकिन इतने बड़े हुजूम में हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि अगर जान रहेगी तभी धर्म का भी पालन कर सकेंगे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और पीएमसी बैंक घोटाला मामले में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें समन भेजा गया था लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने कुछ और वक्त मांगा है। इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत इस मुद्दे पर तेज है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। ईडी की ओर से अपनी पत्नी वर्षा राउत को मिले नोटिस से नाराज संजय राउत ने जहां सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और ईडी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं मंगलवार के दिन वर्षा राउत ईडी अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुई। उनकी ओर से पेशी के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की गई है। कानून को हम मानते हैं। मैंने अब तक नोटिस देखी नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा। इतनी बड़ी केस है, पूरा देश हिल गया है और कुछ नहीं देश में हमारे आजकल। डेफिनेटली हमने वक्त मांगा है। ईडी से मिले नोटिस के खिलाफ जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ईडी दफ्तर पर बीजेपी का पोस्टर लगा दिया था, तो वहीं देर रात बीजेपी दफ्तर पर ईडी का एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को यहां नोटिस दिया जाता है। तो वहीं संजय राउत की ओर से हो रहे लगातार हमले के बाद अब बीजेपी भी इस मुद्दे पर संजय राउत को घेरती नजर आ रही है। प्रवीण राउत परिवार और संजय राउत परिवार के विशेष संबंध है, आर्थिक व्यवहार भी है। संजय राउत परिवार और प्रवीण राउत परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति है। फिर पैसा कहां से कहां गया, कैश ट्रेल, मनी ट्रेल, उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि उन्होंने इस रकम का ऐलान अपने सभी दस्तावेजों में किया है और ईडी की ओर से जो भी जानकारी मांगी गई थी वो उन्हें दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून का पालन करते हैं और उन्होंने थोड़े वक्त की मांग की है और शायद 5 जनवरी को वर्षा राउत ईडी अधिकारियों के सामने पेश हो सकती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अपनी गाड़ी में अगर आपने जाति सूचक स्टिकर लगाया या फिर जाति लिखी तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर पेंट करवाए जाने को लेकर सख्त केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसी कई गाड़ियों पर एक्शन लिया गया है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। जब पाठक जी की गाड़ी पुलिस ने रोकी तो पाठक जी पुलिस पर आग बबूला हो गए। बोले कि ये नियम बिल्कुल गलत है।
और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई हुई है। ब्राह्मण आदमी तो ब्राह्मण लिखेगा। आपको लगता है कि गलत नहीं है? गलत, ये गलत है कि 1 तारीख से बोला था, आज 29 तारीख से चालान कर रहे हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई है तो आपको जुर्माना भरना ही होगा। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों का चालान कर रही है। जरा इस गाड़ी को देखिए, पीछे शीशे पर बड़े बड़े शब्दों में इनकी जाति लिखी हुई है। जब पुलिस ने रोका तो जरा इनके तेवर देखिए। लगवा लिया। कुछ लोग अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा ना करने की बात भी करते नजर आए। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अब लिखा लिया, अब गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, मैं इसे मिटाऊंगा। आदेश के मुताबिक अगर गाड़ी में नंबर प्लेट से लेकर कहीं भी जाति या फिर जाति सूचक शब्द लिखा है तो 500 रुपए के दंड से लेकर गाड़ी सीज करने तक का प्रावधान है। देखिए, ये 177 के अंतर्गत इसका चालान किया जा रहा है। जैसे कल मैंने एक गाड़ी को रोका था तो उस गाड़ी पे एक जाति सूचक शब्द था। जब मैंने उनको टोका कि ये क्यों लिखा है तो उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, बलिदान दिया है, इस वजह से मैंने लिखा है। पुलिस ऐसी गाड़ियों को रोककर चालान तो काट देगी, ये जाति वाले स्टिकर भी हट जाएंगे, पर समाज की जातिवादी मानसिकता बदलने में अब भी बहुत वक्त लगने वाला है। पुलिस लगातार रोज अब सैकड़ों चालान काट रही है ऐसी गाड़ियों का जो कि अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखवाए हुए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों को रोको तो वो पुलिस से ही भिड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर वो अपनी जाति अपनी गाड़ी में लिखवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में नए भारत में भी इन तमाम चीज़ों की जगह है, और ये नाकामी पुलिस की नहीं है, ये नाकामी समाज की है। नोएडा में सहयोगी राकेश और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वर्ली सी फेस से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।